हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करना चाह रहे हैं केंद्र व राज्यों के संबंधों के बारे में। केंद्र व राज्यों के संबंध, मुख्यतः 3 संबंधों का जिक्र हम इसमें करेंगे। केंद्र और राज्यों के विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में जिक्र करेंगे और केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। आज की भी इस वीडियो में हम केवल केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंधों के बारे में ही चर्चा करेंगे। प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध बाद में पढ़ेंगे। पहले हम विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। केंद्र और राज्यों के जो संबंध है उसमें विधायी संबंधों का जिक्र अनुच्छेद 245 से 255 तक किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 तक विधायी संबंधों का जिक्र किया गया है, केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध। और इसी के साथ विधायी संबंधों से संबंधित जो भाग है, पार्ट है, वो 11 है, यानी कि विधायी संबंधों का जिक्र भाग 11 में और अनुच्छेद 245 से 255 तक किया गया है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के जो प्रशासनिक संबंध है, प्रशासनिक संबंधों से संबंधित अनुच्छेद 256 से 263 हैं और भाग 11 में इनका जिक्र किया गया है। इसके अलावा केंद्र और राज्य के जो वित्तीय संबंध है उनसे संबंधित अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 293 है और वित्तीय संबंधों का जिक्र भाग 12 में किया गया है। तो इस प्रकार से केंद्र और राज्य के जो संबंध है, विधायी संबंध और प्रशासनिक जो संबंध है वो भाग 11 में है, लेकिन वित्तीय संबंध जो है वो भाग 12 में है। केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों को पढ़ने से पहले हमें संघीय शासन प्रणाली के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। भारत में संघीय शासन प्रणाली है, या हम कहें कि हमारे यहाँ संघात्मक शासन है, फेडरल सिस्टम है। और भारतीय संविधान में ये संघात्मक जो शासन प्रणाली है ये हमने कनाडा के संविधान से ली है। भारतीय संविधान के स्रोत हम पढ़ चुके हैं, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और तब हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान में जो संघात्मक शासन प्रणाली है वो हमने कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ी है, ऐड की है। इसके अलावा और बहुत सारे विषय हैं जो कि भारतीय संविधान में हमने अलग अलग देशों से ऐड किए हैं, चाहे वो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, जो कि हमने मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में ऐड किए हैं। तो उसी प्रकार से संघात्मक जो शासन प्रणाली है, फेडरल जो सिस्टम है, ये कंसेप्ट हमने कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा है, ऐड किया है। संघात्मक शासन प्रणाली पढ़ने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में 2 प्रकार की शासन प्रणाली है, एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली नाम से स्पष्ट है, ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो एक इकाई के अंदर होती है, एक इकाई के पास होती है, यानी कि केंद्र सरकार के पास होती है। एकात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें सारी की सारी जो शक्तियां हैं, पावर्स है, वो एक इकाई के हाथ में होती है, केंद्र सरकार के पास होती है। इसके अलावा जो दूसरी हमारी शासन प्रणाली है जिसको हम संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं, संघात्मक शासन प्रणाली में जो शक्तियां हैं, पावर्स हैं, वो बंटी हुई होती है, विभाजित होती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। और भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, इसीलिए हमारे यहाँ शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र सरकार को अलग शक्तियाँ दी गई है और राज्य सरकार को अलग शक्तियाँ दी गई है। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो शक्तियाँ हैं उनका विभाजन किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 246 अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 में 3 सूचियों का जिक्र किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। राज्य सूची में जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है। और समवर्ती सूची में जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास है, यानी कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है।
तो संघात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें शक्तियाँ बंटी हुई होती है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास शक्ति होती हैं, जैसे कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। इसके अलावा अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है। और एकात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें शक्तियाँ एक इकाई के पास होती है, जैसे कि चाइना में। तो एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्र सरकार के पास ही सारी की सारी शक्तियाँ होती हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं विधायी संबंध और विधायी संबंधों से संबंधित अनुच्छेद 245 से 255 और प्रशासनिक संबंधों से संबंधित अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक है। और वित्तीय संबंधों का जिक्र अनुच्छेद 264 से 293 तक किया गया है। और भाग हमने पहले पढ़ लिए हैं कि विधायी संबंधों का जो जिक्र है भाग 11 में किया गया है और प्रशासनिक संबंधों का जिक्र भी भाग 11 में है, लेकिन वित्तीय संबंधों का जो जिक्र है वो भाग 12 में किया गया है। इसके अलावा हमें यह भी जान लेना चाहिए कि जिस प्रकार से विधायी संबंध और जो प्रशासनिक संबंध है वो अलग अलग शक्तियाँ जो वितरित की गई हैं, यहाँ पर हमें इस बात को जान लेना चाहिए कि जो न्यायिक शक्ति है हमारी जुडिशरी जो सिस्टम है और उसमें केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारा नहीं किया गया है, या हम कह सकते हैं कि न्यायिक शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा नहीं किया गया है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंधों का संबंध है और विधायी संबंध है, वित्तीय संबंध है, और केंद्र और राज्यों के बीच में वो संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है शक्तियों को। उसी प्रकार से जो न्यायिक शक्ति है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा नहीं किया गया है। और भारतीय संविधान की विशेषताओं में हमने पढ़ा था कि भारत में न्यायिक प्रणाली का जो स्वरूप है वो एकीकृत है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है। हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है। तो इस प्रकार से इस बात का भी हमें पता होना चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच में हम विधायी संबंध पढ़ रहे हैं और केंद्र और राज्यों के जो विधायी संबंध हैं उनका जिक्र अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 में किया गया है। केंद्र और राज्य के जो विधायी संबंध है उसको हम मुख्यतः दो भागों में पढ़ेंगे। पहला, क्षेत्र के आधार पर। इसमें हम पढ़ेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी संबंध है वो क्षेत्र के आधार पर किस प्रकार से है। और दूसरा हम पढ़ेंगे विषय के आधार पर कि केंद्र और राज्यों के बीच में विषय के आधार पर संबंध, विधायी संबंध किस प्रकार से हैं और केंद्र और राज्यों के बीच में क्षेत्र के आधार पर विधायी संबंध किस प्रकार से है। तो आइए हम पहले पढ़ते हैं केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंध जो कि क्षेत्र के आधार पर है। केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी संबंध, और पहला संबंध जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर किस प्रकार से केंद्र और राज्यों में दोनों में संबंध है। तो यहाँ आर्टिकल अभी हमने पढ़ा कि 245 अनुच्छेद 245 जो है ये स्पष्ट करता है कि संसद से हमारा अभिप्राय राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से है। तो अनुच्छेद 245 में ये स्पष्ट किया गया है कि संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद, पार्लियामेंट भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है। तो ये केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी संबंध है उनमें से क्षेत्र के आधार पर संबंध है। तो इस प्रकार से संसद जो है उसको ये अधिकार है कि वह भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर या उसके किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 245 में ये भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी राज्य का विधानमंडल उस राज्य के संपूर्ण क्षेत्र अथवा उसके किसी भी भाग के लिए कानून निर्मित कर सकता है। तो संसद जो है वो संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकता है, और जो राज्य विधानमंडल है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद व राज्यपाल शामिल है वह उस राज्य के संपूर्ण क्षेत्र को
या उसके किसी विभाग के लिए कानून बना सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 245 में ये भी स्पष्ट किया गया है कि संसद को ये भी अधिकार है, ये भी शक्ति है कि वह राज्य क्षेत्रातीय विधायन, यानी कि हम कह सकते हैं कि संसद केवल भारत के लिए ही नहीं, भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के लिए भी कानून बना सकती है। अभी आपने पढ़ा था कि संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी विभाग के लिए कानून बना सकती है, और आर्टिकल 245 में ये भी लिखा है कि संसद जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर भी कानून बना सकती है। कब? अगर वह मामला भारत से संबंधित है। अगर कोई मामला ऐसा जो भारत से संबंधित है तो उस परिस्थिति में भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर भी संसद कानून बना सकती है, उसे संसद को ये भी अधिकार है। तो ये सब बातें अनुच्छेद 245 में लिखी हुई है। तो अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद जो है वो संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर या उसके किसी भाग पर कानून बना सकती है। इसके अलावा जो राज्य विधानमंडल है वह उस राज्य के संपूर्ण क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग पर कानून बना सकती है। और इसके अलावा संसद को ये अधिकार भी है कि भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर भी वह कानून बना सकती है अगर कोई मामला भारत से संबंधित है। इसके अलावा इसमें आर्टिकल 245 के कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। अभी हमने पढ़ा था कि संसद राज्य क्षेत्र पूरे भारत में संपूर्ण क्षेत्र में क्या है या उस राज्य किस क्षेत्र में कानून बना सकती है, तो उसमें कुछ अपवाद भी है। जैसे कि अनुसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित जो कानून है, विधि है, वह वहाँ के राज्यपाल के द्वारा ही बनाया जा सकता है। संसद वहाँ पर कानून नहीं बना सकती। कुछ जो क्षेत्र हैं वो रिजर्व किए गए हैं, कुछ क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं। तो इस प्रकार से अनुसूचित क्षेत्र में कानून संसद के द्वारा नहीं बनाया जाएगा, वहाँ कानून राज्यपाल का लागू होगा। और इसी प्रकार से जनजाति जो क्षेत्र हैं वहाँ भी राज्यपाल के द्वारा ही कानून बनाया जाएगा। इसके अलावा कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। कुछ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन व दीव, ये एक ही हैं। तो इस प्रकार से ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली व दमन व दीव शामिल है, इनसे संबंधित नियम ये जो केंद्र शासित प्रदेश है इन पर राष्ट्रपति नियम बना सकता है। तो ये अपवाद है केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंधों में, और जो क्षेत्र के आधार पर हम संबंध पढ़ रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्र के आधार के बाद हम पढ़ते हैं केंद्र और राज्यों के विषय के आधार पर संबंध, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी संबंध है उनमें विषय के आधार पर भी विधायी संबंध है। और वो संबंध किस प्रकार से है, उससे संबंधित अनुच्छेद 246 है। अभी हमने बात की कि आर्टिकल 246 में 3 प्रकार की सूचियों का जिक्र है। तो विषय के आधार पर केंद्र और राज्यों के जो विधायी शक्तियों का बंटवारा है वो 3 सूची के माध्यम से किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो आर्टिकल 246 में 3 प्रकार की सूचियों का जिक्र किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में जब संविधान बना था उस समय संघ सूची में 97 विषय थे, 97 विषय थे। राज्य सूची में 66 विषय थे और संवर्ती सूची में 47 विषय थे। और वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं जो कि पहले 97 थे, और राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं जो कि पहले 66 थे, और संवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं जो कि पहले 47 थे। इसके अलावा संघ सूची में जो 100 विषय हैं जैसे कि नागरिकता है, संघ सूची में जो 100 विषय हैं वो केंद्र से संबंधित है, राष्ट्र से संबंधित है। और इसके अलावा राज्य सूची में जो 61 विषय हैं वो राज्य से संबंधित है, स्टेट से संबंधित है। और संवर्ती सूची में जो 52 विषय हैं जैसे कि इसमें शिक्षा को भी शामिल किया गया है। संवर्ती सूची में जो शिक्षा विषय हैं वो 42वें संशोधन 1976 में शामिल किया गया है।
42 अमेंडमेंट 1976 में। इसके अलावा अनुच्छेद 246 में जो 3 सूचियां हैं, जिसमें संघ सूची का हम जिक्र कर रहे हैं, यूनियन लिस्ट। संघ सूची में जो 100 विषय हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। इसके अलावा राज्य सूची में जो 61 विषय हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है। और संवर्ती सूची में जो विषय हैं, उन पर कानून दोनों ही बना सकते हैं। दोनों से हमारा अभिप्राय है कि संसद भी कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर दोनों के कानूनों में जो विधि बनाई है, कानून बनाए हैं, उनमें विरोधाभास हो जाता है, तो उस समय कानून संवर्ती सूची के विषय पर कानून राज्य विधानमंडल का मान्य नहीं होगा, बल्कि संसद का मान्य होगा। तो इस प्रकार से संघ सूची में जो विषय हैं, उन पर कानून केवल और केवल संसद बनाएगी, और राज्य सूची में जो विषय हैं वो राज्य विधानमंडल। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि राज्य सूची में जो विषय हैं, जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बनाती है, वो साधारण परिस्थिति में बनाएगी। और साधारण परिस्थिति में भी 5 सिचुएशन ऐसी हैं, 5 परिस्थितियाँ ऐसी हैं, जिनमें राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य विधानमंडल ना बनाकर संसद बनाएगी। इसके अलावा ये तो हमें पता ही है कि राज्य सूची के विषयों में आपातकाल में जब आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात घोषित हो जाता है और आर्टिकल 356 के तहत जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है, उस समय राज्य सूची के विषयों पर कानून संसद बनाती है। इसके अलावा साधारण परिस्थितियों में भी 5 ऐसे कंसेप्ट हैं, 5 ऐसी परिस्थितियां हैं, उस समय भी राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य विधानमंडल नहीं बल्कि संसद के द्वारा बनाया जाएगा। और संवर्ती सूची के जो विषय हैं, उन पर कानून दोनों ही बनाते हैं, राज्य विधानमंडल ही बनाती है और संसद ही बनाती है। लेकिन अगर दोनों में टकराव हो जाता है, विरोधाभास हो जाता है, तो उस समय कानून संसद का मान्य होगा, राज्य विधानमंडल का कानून मान्य नहीं होगा। इसके अलावा हमें इस बात की भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि तीनों सूचियों में शामिल विषय, यानी कि संघ सूची में जो 100 विषय हैं, राज्य सूची में जो 61 विषय हैं और संवर्ती सूची में जो 52 विषय हैं, इन तीनों सूचियों में जो शामिल विषय हैं, उसका उल्लेख अनुसूची 7 में किया गया है। शेड्यूल 7 में इन विषयों का उल्लेख किया गया है। और 7वीं जो अनुसूची है वो सूचियों से संबंधित है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची से संबंधित है। 8वीं जो अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है। 11वीं अनुसूची अगर हम पढ़ेंगे तो पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें पंचायती राज के 29 विषयों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा 12वीं अनुसूची अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ नगर पालिका से संबंधित 18 विषयों का जिक्र किया गया है। और वर्तमान में भारत में 12 अनुसूचियाँ हैं, और जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था उस समय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। 4 अनुसूचियाँ संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। और 12 अनुसूची में जो 7वीं अनुसूची है उसमें तीनों सूची में शामिल विषयों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद सभी विषयों पर कानून बना सकती है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो संसद है वो सभी विषयों पर कानून बना सकती है, चाहे वो संवर्ती सूची का विषय हो, चाहे वो राज्य सूची का विषय हो, चाहे वो संघ सूची का विषय हो। और केंद्र शासित जो प्रदेश है उनसे संबंधित संसद सभी विषयों पर कानून बना सकती है। इसके अलावा हम बात करते हैं अनुच्छेद 248 पे, आर्टिकल 248। अनुच्छेद 248 ये कहता है कि ऐसे विषय, कौन से विषय है? ऐसे विषय जिनका जिक्र तीनों सूचियों में किसी में नहीं किया गया है। तीनों सूची अभी हमने पढ़ी, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तीनों सूचियों में जिनका जिक्र नहीं किया गया है उनके संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। आर्टिकल 248 के अनुसार ऐसे विषय जो ना तो संघ सूची में है, ना ही राज्य सूची में है और ना ही संवर्ती सूची में है, उन विषयों पर कानून कौन बनाएगा? अनुच्छेद 248 के अनुसार उन विषयों पर कानून जो है वो संसद बनाएगी। उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है।
इसके अलावा ऐसे कुछ विशेष परिस्थितियाँ जो अभी हमने पढ़ी, कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। साधारण परिस्थिति में जो राज्य सूची के विषय हैं, राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? राज्य विधानमंडल बनाती है। लेकिन 5 ऐसी परिस्थितियाँ भी हैं, 5 ऐसी सिचुएशन भी हैं जिनमें कानून राज्य विधानमंडल नहीं बल्कि संसद बनाएगी। वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं? पहली परिस्थिति इसमें है आर्टिकल 249, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 249, आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 क्या कहता है कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बनाए, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे, प्रस्ताव पारित कर दे कि ये राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का है और संसद को इस पर कानून बनाना चाहिए, तो उस समय कानून बनाना अगर जरूरी हो जाता है तो उस समय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है और ये कानून 1 साल तक प्रभावी रहता है। ये कानून 1 साल तक प्रभावी रहता है। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बना रही है तो क्या राज्य विधानमंडल इसका जो है विरोध नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ रिकमेंडेशन कौन कर रहा है? राज्यसभा कर रही है। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट है, राज्य को रिप्रेजेंट कर रही है और राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से ये कह रही है कि राज्य सूची का ये विषय राष्ट्रीय महत्व का है, इसीलिए इस पर कानून संसद को बनाना चाहिए। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये पहले ही सोच रखा था कि किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट ना हो, तो इसीलिए राज्य सूची के विषय पर कानून संसद के द्वारा बनाया जाएगा। और इस बात को कौन इंटीमेट कर रहे हैं? राज्य इंटीमेट कर रहे हैं, इसीलिए किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं होगा। तो अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा ही सबसे पहले अपने 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित करेगी कि राष्ट्रीय महत्व का विषय है और इस पर संसद कानून बनाए, तभी राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाएगी और ये कानून 1 साल तक प्रभावी रहता है। इसके अलावा आर्टिकल 250 अनुच्छेद 250 क्या कहता है कि राष्ट्रीय आपात की दशा में, अनुच्छेद 250 के अनुसार राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 की दशा में संसद को राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी एक भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। अनुच्छेद 250 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की स्थिति में भी राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाती है। और इसके अलावा अनुच्छेद 251 ये स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों का अगर एक दूसरे का विरोध करती है तो केंद्र का कानून क्या होगा? प्रभावी रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के तहत जब राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाती है उस समय, और उसी विषय पर कानून राज्य विधानमंडल भी बना रही है और दोनों में विरोध हो जाता है, टकराव हो जाता है, तो उस समय कानून केंद्र का प्रभावी रहेगा, केंद्र का कानून मान्य होगा, राज्य विधानमंडल का कानून मान्य नहीं होगा आर्टिकल 251 के अनुसार। इसके अलावा अनुच्छेद 252 ये भी स्पष्ट करता है कि विशेष परिस्थितियों में जो है वो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 252 ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 राज्य हो सकते हैं, 2 से अधिक राज्य भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर, 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर, रिक्वेस्ट पर, 2 या 2 से अधिक राज्य क्या करेंगे? खुद रिक्वेस्ट करेंगे
कि ये संसद को, कि ये राज्य सूची का विषय है और इस पर संसद कानून बनाए, उस परिस्थिति में भी, उस सिचुएशन में भी क्या है, संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। लेकिन इसमें ये कंडीशन रहेगी कि जिस जिस राज्य ने, जिन जिन राज्यों ने ये रिक्वेस्ट की है, अनुरोध किया है, संसद उसी राज्य की संबंध में क्या है, कानून का निर्माण करेगी। जिस राज्य ने रिक्वेस्ट नहीं की है, अनुरोध नहीं किया है, उस राज्य सूची के विषय पर संसद कानून नहीं बना सकती। तो अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्य अगर खुद रिक्वेस्ट करते हैं संसद को कि ये राज्य सूची का विषय है और इस पर कानून बनाए, तो उस समय भी राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य विधानमंडल नहीं बल्कि संसद बनाती है। इसके अलावा अनुच्छेद 253 में भी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। तो आर्टिकल 253 में ये लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की शर्त को पूरा करने के लिए, अगर हमने किसी दूसरे देश के साथ कोई समझौता किया है, जैसे कि कोई अमेरिका के साथ हमने समझौता किया है, तो उसकी शर्त को पूरा करने के लिए अगर संसद को किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना पड़े, तो उस परिस्थिति में भी, उस सिचुएशन में भी राज्य सूची के विषय पर कानून जो है राज्य विधानमंडल के द्वारा नहीं बनाया जाएगा बल्कि कानून संसद के द्वारा बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से इसी विशेष परिस्थितियां जो राज्य सूची का विषय है लेकिन उन पर कानून कौन बना रहा है, संसद कानून बना रही है। इस प्रकार की 5 परिस्थितियां हैं। आर्टिकल 249 में जब राज्यसभा अपने 2/3 से प्रस्ताव पारित कर देती है। इसके अलावा अनुच्छेद 250 हमने पढ़ा। अनुच्छेद 253 में लिखा हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की शर्त को पूरा करने के लिए भी राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बना सकती है। अनुच्छेद 252 अभी हमने पढ़ा कि जब 2 या 2 से अधिक राज्य खुद रिक्वेस्ट करें कि ये हमारा राज्य सूची के विषय है, इसी पर संसद कानून बनाए, तो उस इन परिस्थितियों में भी संसद जो है वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। इसके अलावा जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो, आर्टिकल 352 हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय आपात लगा हो, और आर्टिकल 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। जब आपातकाल लग जाता है, इमरजेंसी लग जाती है, चाहे वो आर्टिकल 352 के तहत लगी हो या आर्टिकल 356 के तहत लगी हो। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, आपात उद्घोषणा से संबंधित है, और आर्टिकल 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो इन परिस्थितियों में भी, आपात स्थिति में भी, जब राष्ट्रपति शासन लगा हो या राष्ट्रीय आपात लगा हो, उस समय भी संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है और संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए। तो इस प्रकार से राज्य सूची के विषय पर कानून उस समय राज्य विधानमंडल नहीं बल्कि संसद बनाएगी। इसके अलावा हम पढ़ते हैं आर्टिकल 254 के बारे में। आर्टिकल 254 में ये स्पष्ट किया गया है कि संसद द्वारा बनाए कानून तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए कानूनों के बीच में यदि टकराव की स्थिति आती है तो संसद का कानून प्रभावी होगा। आर्टिकल 251 में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल 249 और आर्टिकल 250 अनुच्छेद 251 में ये कहा था कि अगर अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 से संबंधित केंद्र और राज्यों में कानून बनाने से संबंधित और केंद्र और राज्यों के कानून में टकराव हो जाता है तो केंद्र का कानून मान्य होगा। और अनुच्छेद 254 जो है इसके अलावा सभी बातों में कहता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच में अगर टकराव की स्थिति आ जाती है तो उस समय संसद का कानून क्या होगा, प्रभावी रहेगा, राज्य विधानमंडल का कानून प्रभावी नहीं रहेगा। लेकिन एक बात और लिखी हुई है आर्टिकल 254 में कि यदि किसी राज्य का कानून राष्ट्रपति की सहमति के बाद बना है, अनुच्छेद 254 में ये भी स्पष्ट किया गया है, अगर किसी राज्य में कानून राष्ट्रपति की सहमति के बाद बना है तो टकराव की स्थिति में उस राज्य में राज्य का कानून प्रभावी होगा। जैसे कि किसी राज्य में राष्ट्रपति की सहमति के बाद कोई कानून बना है और उसी राज्य में संसद का भी कोई कानून बना है
तो अगर संसद और राज्य विधानमंडल के कानून में जब टकराव होता है तो उस परिस्थिति में जो है राज्य का जो कानून है वो प्रभावी रहेगा, ना कि संसद का कानून प्रभावी रहेगा, क्योंकि यह कानून राष्ट्रपति की सहमति के बाद बना है। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट किया गया है आर्टिकल 254 में कि यदि किसी राज्य का कानून राष्ट्रपति की सहमति के बाद बना हो तो टकराव की स्थिति में उस राज्य में राज्य का कानून है वो प्रभावी रहेगा, ना कि संसद का कानून। तो अभी हमने पढ़े केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंध, और केंद्र और राज्यों के जो विधायी संबंध हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर अभी हम पढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है? और केंद्र सरकार के अंतर्गत जो है वो बैंकिंग आता है। तो इसका सही आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय? अभी हमने 3 सूचियों के बारे में पढ़ा। आर्टिकल 246 में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, और संघ सूची में कितने विषय थे? 100 विषय थे संघ सूची में। और राज्य सूची में कितने विषय थे? 61 विषय। और समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 52 विषय। और हमारा प्रश्न है कि वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। तो हमारा आंसर होगा डी, वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? और संघ सूची में हमें पता है कि संघ सूची सेंटर से संबंधित है, तो बीमा ये सही है। राज्य सूची स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है, कृषि ये भी सही है। समवर्ती सूची संचार ये सही नहीं है, ये क्या है? गलत है। तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सी सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा संविधान के किस भाग में की गई है? केंद्र और राज्य के जो संबंध है उससे संबंधित जो भाग है वो भाग 11 है। तो इसका सही आंसर होगा भाग 11। अभी हमने पढ़ा था डिटेल में कि केंद्र और राज्य के जो संबंध है वो मुख्यतः 3 संबंध है, और भाग 11 में इसका जिक्र किया गया है। पहला संबंध हमने पढ़ा था विधायी संबंध, और विधायी संबंध जो है वो भाग 11 में थे। और इसके अलावा जो प्रशासनिक संबंध है, प्रशासनिक संबंध भी भाग 11 में है, लेकिन जो वित्तीय संबंध है उनसे संबंधित भाग क्या है? 12 था। तो इस प्रकार से केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा संविधान के भाग 11 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य और संघ, केवल राज्य और संघ क्षेत्र। प्रश्न है हमारा, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम। अच्छा, समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में कौन कौन बनाता है? दोनों बनाते हैं, यानी कि राज्य भी बनाता है और केंद्र भी बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि हमें पता है संघ सूची में जो विषय हैं उन पर कानून केवल और केवल संसद के द्वारा बनाया जाता है, संसद कानून बनाती है। और राज्य सूची में जो विषय हैं उन पर कानून कौन बनाता है? राज्य विधानमंडल बनाती हैं। और इसके अलावा जो समवर्ती सूची में जो विषय हैं इन पर कानून कौन बनाता है? दोनों ही बनाते हैं। दोनों से हमारा अभिप्राय है संसद भी कानून बनाती है और राज्य विधानमंडल भी कानून बनाती है। और आर्टिकल 2 हमने पढ़ा था अभी कि जब केंद्र और राज्य विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसमें टकराव हो जाता है, विरोधाभास हो जाता है, तो कानून किसका मान्य होता है? उस परिस्थिति में कानून संसद का मान्य होता है। तो इस प्रकार से संघ सूची का जो विषय उन पर कानून संसद बनाती है, राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य विधानमंडल बनाती है, और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून दोनों ही बनाते हैं।
राज्य और संघ। लेकिन अगर दोनों में टकराव हो जाता है, विरोधाभास हो जाता है, तो उस समय संसद का, या हम कह सकते हैं कि सेंटर का कानून मान्य होगा, राज्य विधानमंडल का कानून मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया गया है? संघ और राज्य के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? शिक्षा एक विषय है और वर्तमान में ये समवर्ती सूची में है, तो शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? शिक्षा विषय पहले राज्य सूची का था, वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है, और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, ये बताना है। 40वां संशोधन, 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 42। ये किया गया था 42वें संशोधन 1976 के द्वारा, क्योंकि बहुत से संशोधन जो है वो 42वें संशोधन के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा किए गए थे, और इसीलिए 42वें संशोधन को हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो शिक्षा जो है वो संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया, 42वें संशोधन के द्वारा रखे 1976 में। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक है वो समाप्त होता है, जो हम पढ़ रहे थे केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंध। थैंक यू।